नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं शीतल राजपूत। हिंदुस्तान में पहली बार किसी रैली को नाकाम करने के लिए सीरियल ब्लास्ट हुए। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की महारैली से ठीक पहले एक के बाद एक साथ धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट के पीछे दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से खबर है कि ये आतंकी धमाका है। एक संदिग्ध की गिरफ्तारी से हमले के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है। दूसरी वजह, इसके पीछे किसी राजनीतिक साजिश का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। दोनों वजहों को सही माने तो एक बात तो तय है कि अगला चुनाव हिंसा के बीच हो सकता है। आज जनगणमन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या अब रैली रोकने के लिए लोगों पर हमले होंगे, क्या अब हिंसा के साए में होंगे चुनाव। मौका था नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली का और यह भी कहा गया था कि मैजिक फिगर की भीड़ वो भी हो चुकी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब यहां कार्यक्रम शुरू हुए यानी दिन के 12:40 में पहला धमाका हुआ, जो ठीक यहां गांधी मैदान के दक्षिणी पूर्वी इलाका है, जहां पर कि पुलिस कर्मी भी अभी यहां पे मौजूद हैं और यहां पर पहला धमाका होता है। और पहला धमाका होने के बाद अफरा तफरी मची तो कहा गया कि ये टायर ब्लास्ट हुआ है। अब उसके बाद लगातार एक के बाद एक दूसरा धमाका होता चला गया, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 जिंदा बम भी मिला हुआ है। अभी यहाँ पर 2 जिंदा बम भी पड़ा हुआ है। हालांकि इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बॉम्ब के सेल थे वो सेल बहुत ही खतरनाक थे और बॉम्ब के जो एक्सप्लोसिव थे, कहा जा रहा है कि लो इंटेंसिटी बम जरूर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि जो मकसद बिल्कुल साफ था कि अफरा तफरी फैला करके यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेने की कोशिश थी। तो ये इलाका जहां पर कभी पुलिस नाकेबंदी की है, यहां पर एनएसजी के अफसर से यहां मौजूद है, बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड के लोग यहां मौजूद हैं और अभी यहां पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और कोशिश यही हो रही है कि 12:40 में जो बॉम्ब धमाका हुआ उसके जो भी रिमेन्स मिले हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। दूसरा धमाका दिन के ठीक 12:55 पे और यह जो इलाका है, ये इलाका गांधी मैदान का पूर्वी भाग कह लें। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करा दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जब एनआईए के अफसर आएंगे तो इस पूरे इलाके की जांच करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पे अफरा तफरी जो सामान बिखरा है, यहाँ जो लोग मौजूद थे तभी वो यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे थे, ऐसी दशा में ये ब्लास्ट हुआ है। चूंकि 70 लोग घायल हुए हैं और जैसे ब्लास्ट हुआ, हालांकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया, लेकिन भीड़ इस कदर बेकाबू थी और इतनी भीड़ थी कि भीड़ के कारण पुलिस को भी अपने काम करने में दिक्कतें जरूर हुई है। लेकिन बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड और एफएसएल की टीम यहां पहुंची है और बम के जो टुकड़े हैं, अवशेष हैं, उसकी जांच की जा रही है। तीसरा धमाका 1:10 पे और आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान का इलाका, ठीक हमारे सामने हमारी बाईं तरफ पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पर भी जवानों की तैनाती थी और हालांकि यहां पर भी एक पुलिस का पोस्ट बना दिया गया था जहां पर के जवान अभी भी मौजूद हैं। तो तीसरा धमाका यहां होता है और उसके बाद जिससे अफरा तफरी मचती है। हालांकि बॉम्ब लो इंटेंसिटी के जरूर थे, लेकिन बॉम्ब खतरनाक थे, उनके एक्सप्लोसिव्स की जांच की जा रही है। और चूंकि कोशिश ये थी कि जिस कदर यहाँ पे अफरा तफरी मची और अफरा तफरी मचने के बाद जो उनका मकसद रहा होगा, मकसद यही था कि यहाँ तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठी थी और भगदड़ फैलाना उनका मकसद था। हालांकि चूंकि यहाँ लोग इतने करीब से बैठे हुए थे, उनकी दूरी बड़ी कम थी, ऐसी हालत में जहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो वहां पर की कोशिश यही थी कि अफरा तफरी कैसे मचाई जाए। ये तमाम जो गतिविधियां थी यहाँ चलती रहे। हालांकि बिहार पुलिस ने भी इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। जब सभा चल रही थी और भीड़ यहाँ खचाखच भरने लगी थी और ये इलाका चूंकि रोड से ठीक सटा हुआ है और यहाँ पे जब चौथा धमाका होता है, चौथा धमाका यहाँ करीब 1:17 के आसपास होता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल रहा और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। हालांकि इसमें एक संदिग्ध जरूर पकड़ा गया है। अब देखना पड़ेगा कि पुलिस के पास उसके खिलाफ क्या पुख्ता सबूत आते हैं। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज के लिए। तो आपने हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट देखी घटना स्थल से। उन्होंने बताया किस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए गांधी मैदान में। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन के वक्त की बात कही है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम पूरी तह तक पहुंच जाएंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। शुरुआती रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक आतंकी हमला ये हो सकता है, इंडियन मुजाहिदीन इसके पीछे हो सकती है, लेकिन कुछ हलकों में सियासी साजिश की भी बात उठ रही है। आगे हम बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने ट्विटर पर क्या कहा है इस बारे में।
जल्द से जल्द नीतीश कुमार घटना की जांच कराएं, नहीं तो ये मोदी के लिए परफेक्ट लॉन्चिंग साबित होगी। इस बात पर भी हम रिएक्शन लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं उससे पहले कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का क्या कहना था। साबिर अली ने क्या कहा इस घटना पर, ये देख लीजिए। बम फटने से सनसनी कहां फैलती है, किसको फायदा होता है, मीडिया का अट्रैक्शन कैसा होता है, ये किसका षड्यंत्र हो सकता है और ये इंटेंशन इस तरह का किसका रहता है, ये जनता जरूर फैसला करेगी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संजय निरुपम की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। ये महज संयोग नहीं है कि जिस दिन हुंकार करने फेकू महाराज जा रहे हैं उसी दिन ब्लास्ट हो रहा है। पता लगाना चाहिए कौन लोग कर रहे हैं सब। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बीजेपी शामिल? पता लगाइए, पता लगाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पटना में इतनी शांति रहती है और अचानक जिस दिन ये फेंकू जा रहा है उसी दिन ब्लास्ट हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय जॉली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ पप्पू यादव, पूर्व सांसद आरजेडी से हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उदय सहाय, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ मुकेश नायक भोपाल से हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता राजीव रंजन भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि रविदास मेहरोत्रा और मुकेश नायक जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनता ऑडियंस इस देश की, और उन्होंने भी आज बेहद सदमे और बेहद हैरानी के साथ इस घटना को देखा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक सियासी रैली है, उसमें इस तरह से एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बात जो काबिले तारीफ है, जिसका अपलॉज करना पड़ेगा, वो ये है कि बिहार की जनता जो उस वक्त उस मैदान में मौजूद थी, गांधी मैदान में, कोई भी वहां से हटकर नहीं गया। सबके सब लोग वहां पर मौजूद थे, सबने साहस दिखाया, संयम दिखाया। अगर लोग वहां से उठकर जाते, अफरा तफरी का माहौल होता और उस वक्त कितनी जाने जाती, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। शो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस से बिहार की जनता ने जो संयम और जो साहस दिखाया है उस पर एक ताली। चलिए बातचीत शुरू करते हैं विजय जॉली जी। विजय जॉली जी, ये बयान जो हमने एक के बाद एक सुने, हालांकि शुरुआती जो जांच है वो ये बता रही है कि इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ इशारा उठ रहा है। लेकिन जिस तरह के सियासी बयान हमने सुने, सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि ये महज संयोग नहीं है। दिग्विजय सिंह तो यहां तक कह देते हैं कि नीतीश कुमार इसकी तुरंत जांच कराएं, नहीं तो ये मोदी के लिए परफेक्ट लॉन्चिंग साबित होगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग आज इन बम धमाकों में घायल हुए, हाथ हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनके परिवारों को संतावना व्यक्त करता हूं। लेकिन उसके साथ ही जिस प्रकार से मोदी जी की बिहार रैली के होने से पूर्व जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम बिहार की राजनीति में पनपे, उनसे भी मेरा एक कंसर्न बनता है। पहले तो जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की 2 दिन की ट्रिप बिहार के लिए प्लान किया गया, मैं राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि देश के इंटरनल पॉलिटिक्स से उन्होंने अपना हाथ खींचा और 1 दिन की बिहार की यात्रा करके वो वापस आए। लेकिन उसके साथ ही मुझे जो सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है संजय निरुपम जी की भाषा और उसकी शैली के ऊपर। संयम की बात की। राजनीतिक विरोधियों को राजनीति में संयम का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज जिस प्रकार से बड़ी प्रभावी फिनोमिनल रैली नरेंद्र मोदी जी की हुई और उस रैली के होने से पूर्व जिस प्रकार के बम धमाके हुए, वो भारत की गुप्तचर और इंटेलिजेंस एजेंसीज की हवा निकाल देने वाले हैं। ये तो आज रैली नरेंद्र मोदी जी की थी, अगर ये रैली भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की होती तब क्या होता? पप्पू यादव जी, सुरक्षा में चूक की बात भी कही जा रही है कि भारी सुरक्षा में चूक है, और इस पर नीतीश कुमार का ये बयान आता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थे, आईबी की हमारे पास रिपोर्ट या अलर्ट नहीं थी। क्या ये बयान देकर वो पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, बयान देख के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रैली बहुत बड़ी रैली हुई। एक तो सबसे बड़ी बात, जितने भारत के जितने पूंजीपति थे सबके सब बिहार में रैली को बहुत बड़ा, कैसे रैली को किया जाए, किस तरीके से रैली को बड़ा बनाया जाए। एक तो रैली में आप देखेंगे कि रैली में एक भी
एक भी गांव के गरीब गुरबा कहीं किसी तरीके से आपको रैली का फिगर देख लें, कहीं आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, लाखों लोग जो मौजूद थे, लाख रैली में इतने बड़े पैसे खर्च करने के बाद और इतनी बवंडर की खबरदार रैली, हुंकार रैली, ये हुंकार बिहार में जाकर के हुंकार रैली का तात्पर्य क्या है? एक तो आपने बहुत जगह रैली की और सभी जगह कहीं भी आपको बम नहीं विस्फोट होता है, कहीं भी आपको कोई घटना नहीं घटती है। संयोग है, आप मान रहे हैं? और संयोग नहीं, हाँ। एक तो सबसे पहले मैं घटना की निंदा करता हूँ। संयोग हो या जाए जिस भी कारण से हो, उसमें मैं उस तथ्य को, मैं तो कोई ऐबी हूं नहीं कि मैं बोल सकता हूँ। मैं जो मृतक परिवार के लोग हैं उसके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, श्रद्धांजलि है और 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की सियासी रैली हो और किसी भी चीजों में उसमें किसी भी तरह की इस तरह की हिंसा को उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे कारण जो भी हो। लेकिन बीजेपी का जो लगातार शुरू से बीजेपी और आरएसएस के बीच के जो चीजें देखे गए हैं शुरू से लेकर के आज तक, और जिन जिन चीजों में आप देखिएगा कि 92 के बाद जिस तरीके के मुस्लिम आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की बातें शुरू से चलती आ रही है, आप इस बात को समझने को तैयार होइए और देश को समझना चाहिए कि ये जो देश में माहौल बिगड़ता जा रहा है, ये 92 जब बाबरी मस्जिद के बाद जो आज तक हादसे होते गए हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम आतंकवाद की बात उठती हो, चाहे हिंदू आतंकवाद आप कह रहे हैं कि सियासत के लिए ऐसा होस्ट किया गया हो सकता है। तो 92 में एक व्यक्ति और एक पार्टी को जिंदा करने के लिए इस देश में बाबरी मस्जिद का सहारा लिया गया और 20,000 से ऊपर लोग इस देश के लोग मरे। उसके बाद पुनः गुजरात की घटना एक व्यक्ति को पूरे देश में पैदा करने के लिए और बड़ा करने के लिए और एक पार्टी को बड़ा करने के लिए इस देश में एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना। मैं मौलाना के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी का आप बोलिएगा बबू तो कहीं पाइएगा खजूर। मुझे राजेश रंजन जी के वक्तव्य के ऊपर हैरानी हो रही है। लाखों की संख्या में लोगों को अगर ये कहते हैं कि बिहार के लाखों लोग जो नरेंद्र मोदी जी की रैली में आए उनको कोई भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने वहां पर भेज दिया, तो मैं राजेश रंजन जी को सलाम करना चाहता हूं कि इनका बिहार की जनता के प्रति उसमें कितना बड़ा विश्वास है। अगर हुंकार रैली जयपुर में होती है, दिल्ली में होती है, राजस्थान में होती है, बिहार में होती है, बिहार की रैली का बहुत बड़ा मतलब क्यों? अगर और जगह ये नाम क्यों नहीं पड़ा? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल राजस्थान में आपने हुंकार रैली पहले आप बोले, मुझे अभी बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप छत्तीसगढ़ में हुंकार रैली क्यों नहीं किया? हम मध्य प्रदेश में हुंकार रैली क्यों नहीं करेंगे? आपके स्टेट में पहले आपकी सरकार वहां पर देश की कानून व्यवस्था, पटना के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाए। नहीं, आपको उसके ऊपर आंसर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को आंसर करना पड़ेगा। अगर इस रैली के अंदर नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो जाता, देश की नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी है। इससे जब आम आदमी आता है तो आप कहते हैं पूंजीपति लाए। अभी आपने कहा कि बिहार की जनता के प्रति आदर के भाव से बात करिए। आप देख लीजिए ना, आप सांसद रहे, आप सांसद रहे, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन अगर भारत का एक चुना हुआ सांसद किसी विपक्षी पार्टी की रैली को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश करे कि इसको आपका तो ट्रेंड है रैली, अगर आप अपनी आंखों के ऊपर पर्दा बांध के चलना चाहते हैं, राजेश रंजन जी, मैं आपको सलाम आएंगे आपके पास आएंगे, आपके पास ट्रेंड है। आप अमित शाह को आपने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में, वो हमारा मामला है। भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता होगा ये हम क्या करेंगे? मुजफ्फरनगर में जो आपने जिस साजिश के तहत घटना करवाया, ये देश और दुनिया जानती है। चलिए, हम उत्तर प्रदेश की आपने बात की, ये तो ट्रेंड है आपका। आपने उत्तर प्रदेश इस देश को कभी मंदिर मस्जिद में, कभी इंसानी खून और कत्ल करवा करके देश में एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति को लॉन्च कर देश की कुर्सी के सियासी पर पहुंचना, ये आपका इसलिए आज मोदी जी ने कहा अगर मुसलमान को लड़ना है तो गरीबी से लड़ना है, हिंदू को लड़ना है तो गरीबी से लड़ना है। आप इसको सियासी बात पे लेके जा रहे हैं। आप इस पूरी रैली को कॉम्युनल ढंग देने की कोशिश, मैं उसकी विजय जी नरेंद्र मोदी ने कहा
यादव जी, पप्पू यादव जी, शहीदी से लड़ना है। जी, जॉली जी। आप हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर वोट लेते रहे। चलिए आपके पास आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे, थोड़ा सा हमारे पास मुसलमान भी मेरा भाई है, मुसलमान भी मेरा भाई है। हम हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर राजनीति नहीं करते। चलिए 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 चलिए, मुझे माफ कीजिए, आप दोनों को मैं यहाँ रोक रही हूँ, आप दोनों के पास आऊंगी, हमारे पास वक्त है। मौलाना यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बात सुनकर। मौलाना देलवई, मौलाना साहब, ये जो सियासी लोग जो रंग दे रहे हैं, जो जिस तरह की बात या बयानबाजी हो रही है इस रैली में हुए धमाकों को लेकर, आप एक मुसलमान के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको पहले एक भारतीय और एक इंसान के तौर पर देखता हूँ कि जो लोग वहाँ मारे गए हैं, मैं समझता हूँ अभी उनके आंसू भी नहीं थमे, और अगर हम बैठ के यहाँ पे इस तरीके की चर्चा करते हैं ये अपने आप में शर्मनाक है। दो चीजें हैं, बिहार सरकार NIA NSG जो फैसला देगी 2-4 दिन में आ जाएगा। 2 दिन का वक्त, लेकिन चूंकि बलि का बकरा हमेशा मुसलमान होते हैं, इसलिए IM पे ये बात डाल दी गई है। मैं इसमें 2-3 बातें बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी भारत के हाईटेक नेता हैं। वो जयललिता जी को खत लिख के कहते हैं, ये सब में छपा है, कि आपके खाने में जहर मिलाने की साजिश हो रही है, इसलिए आप सचेत रहिए। आपको कहना है कि उन्हें अपने बारे में साजिश का अनुमान नहीं, बड़े सचेत हैं वो। जिस सिक्योरिटी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग उस कैटेगरीज में नहीं आते हैं। उससे पहले मैं इस पूछने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरी चीज क्या है जो सबसे अहम बात है कि जो आपने कहा, मैं उसकी भी तस्दीक कर दूं कि पहली मर्तबा किसी रैली में ऐसा हादसा नहीं हुआ है। राजीव गांधी रैली में पहुंचे भी नहीं थे कि धमाका हो गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर इतने ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अभी जो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हुआ है। वो रैली करके आ रहे थे, चंद्रबाबू नायडू रैली करने जा रहे थे, वो नक्सल हमला था पूरा। इसलिए पूरे भारत में पहली चीज तो इसको किसी धर्म विशेष से, किसी पार्टी से, किसी क्षेत्र से हमको ये मानना चाहिए कि एक घटना, हम ये मानते हैं घटना हुई है और हम सबको, हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी के लिए लॉन्चिंग पैड होगा। हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि इससे किसको फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये आने वाला वक्त देखिए, 92 के बाद जो कुछ हुआ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज जो भी कुछ कह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी, चूंकि मैं फिर वो कह रहा हूँ कि वो हाईटेक के 30-30 फुट की स्क्रीन के ऊपर आके वो कहते हैं, और जाहिर बात है अभी बिहार और छत्तीसगढ़ उतने क्षेत्र में नहीं पहुंचा। मैं बीजेपी के माध्यम से, हमारे जूली साहब के माध्यम से बीजेपी से एक सवाल करना चाहता हूं। देशभक्ति की जब भी बात होती है तो अगर हम इतिहास में जाएं तो आडवाणी जी से लेके और जोशी जी तक, और जोशी जी से लेके जो इनके युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, उन सबकी एक ही कोशिश होती है, साहब श्रीनगर में जाकर झंडा लहराया जाएगा, ठीक है। क्या त्रिपुरा, क्या नागालैंड, क्या मणिपुर, जहां 5 बजे के बाद झंडा नहीं लहरा पाया जाता, कभी इनको वहां देशभक्ति की यादें आती हैं? सवाल ये, हुंकार रैली कहीं भी कीजिए, उनको इससे नुकसान पहुंचता, पूरे भारत को नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो भारत के एक नेता हैं। लेकिन इसमें आने से पहले जिस तरीके का वातावरण बनना, जो भी कुछ कह रहा है, हमारा कहना है 48 घंटे हमको इस पे संयम के साथ इंतजार करना चाहिए, और इसमें किसी समुदाय विशेष को एकदम ये कह देना कि साहब IM ने करा और उसमें तहसीन पकड़ा गया। मैं समझता हूं कि आप देश के इतने लोगों, करोड़ों मुसलमानों की जो है, आप जो उनको शर्मसार कर रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी से पहले सोचना, जब मैं बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमानों के सोचता हूं, क्या नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, दोनों की सुरक्षा और रक्षा मेरा भी कर्तव्य है। इसलिए जिन लोगों ने करा उनको सजा मिलनी चाहिए। राजनीति से पहले पूरी की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और 2 दिन का वक्त इसके लिए मांगा है मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार। उन्होंने हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़े, हमारे साथ मुकेश नायक, कांग्रेस के नेता, भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक साहब, आपने ये चर्चा सुनी, अभी जांच के रिजल्ट आना बाकी है, जांच के रिजल्ट का हमें, नतीजे का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस तरह की हम सियासी बयानबाजी सुन रहे हैं, और अगर वो बयान जो है वो किसी तरफ संकेत देते हैं, तो क्या ये एक शर्मनाक स्थिति नहीं है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को एक बड़ा लॉन्चिंग पैड मिल जाएगा इस धमाके के बाद। JDU के नेता, जिनकी वहां सरकार है, तो सरकार चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इससे किसको फायदा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घटना की जितनी आलोचना की जाए कम है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं जो हमारे देश में चलाई जा रही हैं, और एक एक आदमी को मिलकर इसका सामना करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र को हुंकार की नहीं, इस देश के लोगों को विनम्रता और सहिष्णुता की जरूरत है, एक सी दृष्टि से देखने की जरूरत है। इस देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है, सांप्रदायिकता के आधार पर समुदायों में परस्पर विश्वास की जो कमी आ रही है, उसका फायदा राष्ट्र विरोधी शक्तियां उठाती हैं, और ये माहौल
नेता बना रहे हैं इस देश में, खास तौर से मोदी जी। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी तो ये इसी तरह के बयान दे रहे हैं ना। रक्तपात, हिंसा से उनका साथ रहा। मुकेश जी, आपके दल के नेता ने भी तो यही बयान दिया ना कि जांच के नतीजे सामने जल्द से जल्द ना आए। अगर ट्वीट जो दिग्विजय सिंह का हमने पढ़ा, हमारे नेता ने जो तो नरेंद्र मोदी को लॉन्चिंग पैड मिल जाएगा। हमारे नेता ने जो बयान दिया उसका आशय बिल्कुल साफ है कि पोलराइजेशन की राजनीति नहीं होना चाहिए और बिहार सरकार जांच करे, उन्होंने कहा है, और जल्दी से जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस घटना के पीछे कौन है। उनका आशय केवल इतना है। और जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा है वो पहले का इतिहास और पृष्ठभूमि के आधार पर लिखा है। तो जांच होगी, ये पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन है और कौन इस देश का माहौल बिगाड़ रहा है और कौन लोकतंत्र के मूल मुद्दे जो हैं, जो लोकतंत्र के मूल मुद्दे हैं, जिसमें सहिष्णुता है, हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास है, हमारे नीति सिद्धांत हैं। आज मोदी जी के भाषण से ऐसा लगता है, वो दो बातें कह रहे हैं अपने भाषणों में। पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि वो इस देश में कांग्रेस विहीन भारत चाहते हैं। दूसरा, उनके सभी भाषणों से ऐसा लगता है कि जैसे गांधी परिवार से उनकी कोई निजी दुश्मनी है। एक एक भाषण में 25-25 बार वो शहजादे शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि राहुल गांधी जी ने कभी भी अपने भाषण में उनका नाम तक नहीं लिया। राजनीति का स्तर ये गिरा रहे हैं, राजनीति के मुद्दों से देश की जनता को भटका रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी जैसे गंभीर समस्याओं पर चुनाव में चर्चा हो और जो बहुदलीय शासन प्रणाली नेता ही है जो इस तरह के बयान देकर इस तरह के बयान देके मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से जुड़े हैं। मेहरोत्रा साहब, समाजवादी पार्टी जिस पर हाल के समय में आरोप लगा है कि सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश की चुनावी सियासी फायदे के लिए, वो इस घटना को कैसे देखती है, खासतौर से जब सियासी हलकों में ये बात उठ रही है कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश हो सकती है? हालांकि आतंकी साजिश को रूल आउट नहीं किया गया है। देखिए, पटना में जो घटना हुई है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और जो लोग उस बिहार में, पटना में हताहत हुए हैं उनके प्रति अपना बहुत गहरा दुख व्यक्त करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है कि किसी रैली के अंदर बम विस्फोट हो और निश्चित रूप से ये केंद्र की सरकार के और बिहार सरकार के ये चूक है, सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है जिस कारण से ये घटना घटी है। चलिए, इन्होंने ये तो माना कि बिहार सरकार ने सुरक्षा में चूक दिखाई है, कोताही है। पप्पू यादव जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आपको नहीं लगता कि सुरक्षा में चूक का मसला है ये? नहीं, सुरक्षा में चूक का मसला है। जब बम ब्लास्ट हुए हैं तो उसको आप जो चीज सामने दीन है तो उसको दीन कहा जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि पहले सुरक्षा में चूक आपके मुताबिक क्यों नहीं है? नहीं, मैं देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात, अभी जिन बातों को आप बार बार कह रहे हैं कि अब लॉन्चिंग की बातें हो रही है और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमानों की बातचीत की है, मेरा उस पर मैं नरेंद्र मोदी जी देश को तोड़ करके कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हिंदुस्तान, बिहार जो है लगातार, ये आज नहीं, बुद्ध और महावीर से लेकर के आज तक, मंडन मिश्र से लेकर के बिहार की धरती हमेशा उन लोगों की रही है, चाहे जेपी हो चाहे लोहिया हो, उन लोगों की रही है जो सबको ले चलने में मादा रखते हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो सबकी इज्जत करते हैं और जो सार्वभौमिक बात करता है। बिहार हमेशा से देखा गया। बीजेपी जो वहां आज सरकार में आई उसके सबसे बड़े कारण है जदयू। देश में भी जो बीजेपी सरकार में आई उसके कारण है चंद्रबाबू नायडू, जदयू और ममता बनर्जी। ये तीन व्यक्ति के कारण देश में जब हिंदुस्तान की सरकार बनी, हिंदुस्तान में जब सरकार बनी तो उसमें इन तीन व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। अडवाणी जी के इतने जद्दोजहद के बावजूद भी, इतने घटने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। लेकिन आप मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे कि आप इसे सुरक्षा में चूक क्यों नहीं मानते? इसके पहले घटना नहीं घटी है बिहार में, इसके पहले अभी नक्सल दंगा नहीं हुआ नवादा में, अभी बोध गया में उसे भी सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक मानी गई है। अभी आपने एक नकार दिया मध्य प्रदेश में,
अभी आपने छत्तीसगढ़ में नकार दिया, जो इतने लोग मारे गए कांग्रेस के। नहीं, किसी ने नहीं किया। इतने लोग मारे गए, आप कह रहे हैं नक्सलिज्म हुआ। नक्सलिज्म को आप अलग रखते हैं, नक्सलिज्म को आप अलग रखते हैं, आतंकवादी को अलग रखते हैं। सुरक्षा में चूक से छत्तीसगढ़ की किया जा सकता है इस मसले को। मैं एक बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में आज हिंदुस्तान का 15 सालों से बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा गरीबों के हाथ में राइफल और बंदूक, और सबसे ज्यादा यदि गरीब और आदिवासी कहीं मारे जाते हैं और सबसे ज्यादा नक्सलिज्म कहीं प्रभावित है तो छत्तीसगढ़। बिल्कुल, हम इस बात को कबूलते हैं। क्या कारण है कि 15 सालों से, जब आप अपने 15 सालों की सत्ता में रह करके आप अपने राज्य की स्थिति को नहीं देख पाते हैं। पप्पू यादव और जी, आप बिहार में जो पप्पू यादव जी, मेरा सरोकार इस बात से नहीं है कि किस राज्य में बीजेपी की सरकार है, किसमें कांग्रेस की है, किसमें जेडीयू की है। मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो घटना हुई, इसको आप सुरक्षा में चूक मानेंगे, कैसे उसको आप नहीं, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बात इसको मान लीजिए कि जब घटना जब किसी साजिश के तहत हो, घटना यदि कोई प्री प्लान पहले से जब कोई खबर हो, जब आईबी को खबर नहीं, किसी को खबर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उसको किसी व्यक्ति पर, किसी सरकार पर थोप देना, ये लगातार बात चलती रही है। आप कह रहे हैं कि ये साजिश है। ये एक निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार के माहौल को गंदा करने के लिए, बिहार के माहौल को कमजोर करने के लिए साजिश जो रचा हो। मैं किसी पार्टी पर, किसी सियासतदार पर, किसी व्यक्ति पर, किसी नेताओं पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं आपको 2 दिन के अंदर आ जाएगा कि बहुत बड़ी साजिश है इस बिहार को बदनाम करने के लिए। पुनः बातों को फ्लिक कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ तो ये बिहार की राजनीति का जो आज घटनाक्रम देखने को मिला है, ये उसको फ्लिक करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि वहां पर आज सिक्योरिटी लैप्स हुआ, लेकिन मैं देवी साहब को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्रीयता की बात की है। देखिए, भारत का ये जो चुनावी माहौल 2014 की तरफ बढ़ रहा है, ये हिंसा के बिना के ऊपर पूरे देश भर के अंदर जा रहे हैं। ये उनके विरोधी, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी विजय जॉली जी टहल गए। और जिस प्रकार से अभी दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया, मुझे लगता है वो बयान की कड़ी से कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। अगर मोदी जी पटना में जाते हैं, लाखों की भीड़ आती है, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को दिखाती है और इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। कहा सबसे बड़ी रैली यादव जी को रैली दिखाई नहीं देती है। बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए ये तो आंखों में पर्दा डाल के रहेंगे, ये अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करेंगे और ये फिर हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर मोदी जी आ गए, अंदर मोदी, बाहर मोदी, ऊपर मोदी, नीचे मोदी। और 2014 में पप्पू जी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में अगली सरकार बनेगी और आपके साथ इसी चैनल की डिबेट में मैं दोबारा आऊंगा। आपको बता दूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, दोबारा आऊंगा। मैं एक बात बता दूं, और आप कहते हमने किया ये कॉन्स्पिरेसी, हमारी रैली, हमारे ऊपर बम फोड़े गए, आपकी सरकार के समय फोड़े गए, और आप कहते हैं हमने कॉन्स्पिरेसी करी है। माफ करिए रंजन जी, माफ करिए, मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं। जोली जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, अटल जी का सम्मान करता हूँ। इस देश में सबको मैंने पहले भी कहा, जो सबको लेचन, जो सर्वधर्म की बात करे, उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना जाकर के गुजरात में आज मोदी जी ने भी बात करी, मेरी बात और मुसलमान की एकता की बात करी, किससे लड़ने की बात करी, गरीबी से लड़ना है ना कि। और जो लोग आप देश के अंदर सांप्रदायिकता की बात करते हैं, दिग्विजय जी बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है तब तक हम सेकुलर है, और जब हमसे दूर हो गए आप सेकुलर और हम सांप्रदायिक। जोली जी, एक बात का जवाब, राजनीति से सर बचिए। जोली जी, एक बात का जवाब दे दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश में सबको ले चलने की जिनमें मादा थी, जिन्होंने अपनी सरकार तक की आलोचना की, एक व्यक्ति जो निश्चित रूप से विनम्र और सरल थे, कभी भी एग्रेसिव भाषा का प्रयोग नहीं किया, और सर्वधर्म की बात उन्होंने की, और सबको। और एक बात मैं बता दूं, इस हिंदुस्तान, और अगर ऐसा नहीं होता, तीसरी बार गुजरात के अंदर मोदी जी गुजरात की जनता से विश्वास लेके नहीं आते। एक मिनट सुन तो लीजिए जॉली साहब, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, मैं यह नहीं कहता बनेंगे या नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। मेरी बात तो सुन लें। मेरा एक बात स्पष्ट है, इस देश में कभी भी हिंदुस्तान के मिजाज रहे हैं, आज नहीं, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह से लेकर के आज तक इतिहास रहे हैं इस हिंदुस्तान के।
जिस किसी व्यक्ति ने भी, जिस किसी समूह ने भी इस देश को तोड़कर, इस देश में जाति और धर्म और मजहब के नाम पर नफरत फैला करके, आतंक फैला करके जिस किसी ने देश के सियासतदार पर बैठने की कोशिश की है, हिंदुस्तान ने आज तक उसे नकारा है। रंजन जी, तीसरी बार गुजरात के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका वोट लेकर बने। आप किस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं? गुजरात के अंदर तीसरी बार रिकॉर्ड मार्जिन लेकर बनना, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये लंबा लंबा वक्तव्य देते रहे और मैं सुनता रहूंगा। मौलाना साहब, साजिश की बात, बीजेपी साजिश की बात, बीजेपी का बढ़ता ग्राफ हमारे विरोधियों की नींद को हराम कर रहा है। जो लोहिया के नहीं हुए, जो जयप्रकाश जी के नहीं हुए, सही बोला मोदी जी ने। जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी ने जो लेकिन मेरा ये मानना है, आज जो हिंसा हुई उस हिंसा के ऊपर हमें जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपना मत व्यक्त कर रही हैं, मुझे खुशी है कांग्रेस के नेता भी, एनसीपी के नेता भी और पप्पू यादव जी भी और मौलाना साहब ने जो बात करी, आज जरूरत है देश के अंदर सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलने की। इसलिए जो डेवलपमेंट की बात, जो विकास की बात, चलिए और मुसलमान को साथ लेकर चलने की बात, आज मोदी जौहरी साहब, हम मोदी जी को विकास की बात कहते सुन चुके हैं। मौलाना साहब इन्होंने क्यों बोला? हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। अगर आपका आरोप दूसरी बार भी मोदी जी को शासन में रोकूंगी। जौहरी साहब, मुझे आपको मोदी जी नफरत नहीं फैलाते हैं। मुझे आपको जबरन रोकना पड़ेगा। सभी संप्रदायों को जोड़ने का काम करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का काम मोदी करते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पप्पू यादव जी ने कहा कि ये साजिश है, सरासर साजिश है। अगर ये साजिश है तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में? देखिए, ऐसा ये पूरी की पूरी बहस आरजेडी और बीजेपी की बन रही है और सभी लोग सबको अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। चलिए, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि बचपन में हम सुनते थे शेर आया और फिर अचानक एक दिन शेर आ जाता है। मोदी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी बात है। परेशानी ये है कि वो बड़बोले भी हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा और इन सारी चीजों के बारे में इतने नाजायज और बेचारे मासूम लोगों को मरवाया और उसके बाद मैं वहीं आ रहा हूँ ना। मुझको इन दोनों को सुना, आपने इन दोनों को सुना, मुझे भी तो सुनिए ना, क्योंकि मेरी कम्युनिटी पे ये बात आई है, इसलिए मुझको भी कहने दीजिए। एक मिनट सुनिए। परेशानी ये है कि उनकी उन तमाम तर चीजों पे, क्या इशरत जहां हो, सराबुद्दीन हो, कोई भी हो, उनको कभी एलईटी से होती है, कभी उस पर हमेशा किसी ने कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उनके अपने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाँ भाई सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का खेल था। ये सारी बातें अलग हैं। सवाल जो है, जो आप बार बार पूछ रही साजिश की बात ही है, आप मुझको कहने दीजिए, मुझको जरा कहने दीजिए। सवाल ये है कि इस देश के वातावरण के अंदर हमारा जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र, हमेशा से कभी ना कभी किसी न किसी बहाने खतरे में रहा है और वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मोदी जी पहले व्यक्ति ने इनके रैली पे आज हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर रोजाना आज तक औसतन रोजाना 2 कांग्रेस, ये 3 एनसीपी। लेकिन मौलाना साहब, सियासी साजिश की बात शायद पहली बार उठी है। सियासी साजिश ये है कि चूंकि उनके अभी तक जितने भी आप साजिश की बात पहली बार उठी है। 28 लोग मारे जा चुके हैं फर्जी इनकाउंटर्स में, जो उनको मारने अहमदाबाद तक पहुंचे थे। इसलिए विरोधियों को कहने का आपने खुद ही तो मौका दिया है। आपने एक बंबई से जाने वाली मासूम लड़की इशरत जहां को आपने मरवा दिया, सराबुद्दीन को जयपुर से आके मरवा देते हैं। और दूसरी चीज, पूरी राजनीति उन्होंने, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा, क्योंकि बात मुसलमानों पे आई, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा, वो कहते हैं दादी की कथनी क्यों? अरे जिस दादी को उन्हीं के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, उनको दादी की शहादत, राजीव गांधी की शहादत परिवारवाद लगता है, खेल लगता है, कहानियां लगती हैं। जब राजनीति इस स्तर पे ले जाएंगे तो जो मासूम 5 लोग मारे गए हैं, उनके इस धमाके के ऊपर भी लोगों को साजिश नजर आएगी। इसलिए सबको जरूरत है अपनी भाषा का इस्तेमाल सही करें। शेर आए इतना झूठ नहीं बोलें कि सचमुच शेर आ जाए तो आप शेर को रोकना चाहिए। मोदी जी ने झूठ बोला, इसलिए अब तक सियासी मेरा ये मानना है, जो मेरे, अगर मैं मित्रों की बात मान लूं तो गुजरात के मुसलमानों ने जो मोदी जी की तीसरी बार सरकार को बनाने के अंदर योगदान किया है, वो गलत होगा। वो प्रजातंत्र है। और मोदी साहब पहले, अगर मोदी साहब के खिलाफ क्यों करते हैं ये जो आरोप लगा रहे हैं, 12 साल के बाद भी
कांग्रेस या जेडीयू या बाकी गुजरात में जो मोदी अगर उसके लिए जिम्मेदार होते तो 12 साल के अंदर ये कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, हाईकोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये मोदी साहब को कटघरे में खड़ा कर देते, उनको फांसी पर लगाने से चूकते नहीं। जवाब देंगे इनके पास मुसलमान की बात करेंगे, मोदी को सांप्रदायिक सहनशीलता से मेरा जवाब बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा तो ये आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सहनशीलता की बात यह है, उनके विरोधाभासी क्या है, वो चूंकि जिस क्षेत्र में जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मैं अगर पटना में बोल रहा हूं तो कल जो मैं उदयपुर में बोल के आया था, उदयपुर की जनता भी आज वो सुन रही है। कल उन्होंने, मैं सिर्फ संक्षेप में बिल्कुल मुख्तसर कहूंगा, उनके इसी विरोधाभासी से लोग, मैं नहीं कहता साजिश है, आपसे पूछ के बोलेंगे, आपसे मैं वो देश की जनता हूँ, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी उनको सुनता हूँ। अभी तो आपको मुस्लिम वोट चाहिए था, अभी आपको मुस्लिम वोट चाहिए था, अभी आपको मुस्लिम वोट चाहिए, अरे कल राहुल गांधी कुछ नहीं है, आप राहुल गांधी की जनार्दन है, बोलेंगे मैं जन हूँ और जन ही जनार्दन है, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। कल उन्होंने, आप कोई नहीं हारा, कल उधर आप सुनिए ना, आप सुनेंगे, मैं जो आप देखिए लफ्ज वापस लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कौन हारा? शब्द वापस लीजिए, कांग्रेस हारी, आप अपने शब्द वापस, कांग्रेस हारी, आप शब्द वापस, मैं कैसे शब्द वापस झूठा कह दिया, आप कांग्रेस हारी ही नहीं, कल उन्होंने हारी ही नहीं, मुझको कांग्रेस हारे या आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं, आप कर्नाटक में हार गए, मैं आपको बधाई दूंगा, आपको दीजिए, प्रजातंत्र आप दीजिए, आप अपनी बात, मैं आपको बधाई दूंगा। कल उदयपुर में इनके महान नेता ने कहा, इनसे पहले राहुल गांधी का बयान है, हमने उस पर इसी चैनल पे बैठ के राहुल गांधी के बयान की भी निंदा की थी। कल सुनिए, कल इनके महान नेता ने, जो भारत के, जो चूंकि मैं मुसलमान हूं, जन हूं और सबको अधिकार, कल उन्होंने उदयपुर में कहा, भाई राजस्थान की सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, माइनॉरिटी कमीशन ने ये कहा, अरे वो खुद भूल जाते हैं, वो भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानाधीश ने कहा था कि नीरू की तरह बांसुरी बजाते रहे और गुजरात जलता रहा। अच्छा, इनके बारे में लोकायुक्त ने कहा कि ऐसा आदमी जो आंध्रा में हुए, दिल्ली में हुए, आप समझाइए, 2400 सिख मारे गए, आपने नाम नहीं लिया, अरे उनको समझाइए, कांग्रेस सेकुलर सिखाइए, आंध्रा में दंगा, महाराष्ट्र में दंगा, मुरली में दंगा, भागलपुर में दंगा, कांग्रेस के टाइम में हुआ, क्यों पूछ रहे हैं? वो आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम पर बोल रहे हैं, भैया उससे क्यों पूछ रहे हैं? कांग्रेस के राज में दंगा, अरे चुप हो जाओ, ये आप उनसे पूछिए, गुजरात में दंगा हो गया 12 साल तक, चलिए आपके पास एविडेंस नहीं मिला, आप सबने अपना मत रखा, हमारे साथ यहाँ पे जनता भी मौजूद है, जनता से ही जानना चाहेंगे, जनता की आवाज भी सुन लीजिए, आपको वोट वही देती है, जनता के सुनिए, बिल्कुल। तो हाँ, आप कहना चाहते हैं ये जो बहस अभी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये सियासी साजिश है, कई हलकों में ऐसी बात आ रही है और हमारे पैनल में भी लोगों ने सियासी साजिश से कहा, एक आम जन के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है, और अगर ये सियासी साजिश है तो किस तरह की राजनीति है ये, और लोकतंत्र कहाँ खड़ा है आज हमारा? देखिए, मैं सब सियासी जो राजनीति पार्टियां हैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आपके पास माइक है? दीजिए अपनी बात करिए। देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जितनी भी हमारी राजनीति पार्टियां हैं वो इस समय ऐसी घटनाओं के समय एकजुटता दिखाएं और आपसी सहयोग से सार्वजनिक रूप से इस ऐसी घटनाओं की निंदा करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा। चलिए, निंदा तो सभी की है, निंदा ने और संवेदना नहीं, लेकिन निंदा क्या, एक लाइन के बाद उसके बाद जो बवंडर यहाँ मचा है हमने देखा। ये कह रहे हैं कि ये सियासी साजिश है, अगर ये सियासी साजिश है तो किस तरह की राजनीति हमारे राजनेता प्रैक्टिस करें, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जो आज बिहार में घटना घटी, जो गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, ये बिल्कुल पहले से प्रेरित घटना थी, क्योंकि पहले से तय था कि ऐसा होगा, ऐसा होना है। मैं जौहली साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, चूंकि वो बीजेपी के यहाँ पे लीडर हैं, जो आपके जदयू से तलाक हुए पहले, अब जो उस टाइम क्या, जब आप उनके साथ थे तो उस टाइम कानून व्यवस्था बिहार की खराब नहीं थी? 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ उस टाइम क्या गुजरात की कानून व्यवस्था खराब नहीं थी? क्या आप कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म है, तो गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव हुए, एक भी मुसलमानों को टिकट आपके पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जो आपके मुखिया होने जा रहे हैं, जो कि जैसे अमित शाह यूपी पहुंचे, देख लो मुजफ्फरनगर में कितने बड़ी दंगा हुई। चलिए, आपका सवाल उन तक पहुंच गया है। जौहरी साहब, ये सवाल आपके लिए था,
जवाब। जब तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन था तब तक ठीक चल रहा था, और वो रंजन जी जब तक गठबंधन था तब तक सरकार बनी, और वो सरकार को बनाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर आप भूल गए हो तो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, आप हमें नहीं बताएंगे। तब तक मैं और मौसी थे, और अगर हम तय करेंगे और आपकी सरकार हमारे दम के ऊपर बनी हुई सरकार से नीतीश जी सब दिन गोबर में घी डाले हैं, तो हम क्या करेंगे? थोड़े आपको सलाम करेंगे तो गोबरे का। आज आप बताइए, आप ये तय करके आए कि आज लड़ेंगे आप हमारे साथ? मेरे पास सैयद शाहनवाज हमारे साथ और भी मेहमान हैं। चलिए कांग्रेस यहूदियों के खानदान के हैं, यहूदियों के, ये तो आप कह रहे हो, वो यहूदियों के खानदान के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का अब्दुल कलाम है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप एक मुसलमान सही बोलता हूँ, आप एक मुसलमान सही बोलता हूँ, एकदम सही बोलता हूँ। कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति बिल्कुल आप आपके शब्द गलत, बिल्कुल गलत सही बोलता हूँ, आप अपने शब्द एकदम सही बोलता हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जिस तरीके चलिए मुझे लग रहा है ये डिबेट पटरी से अलग जा रही है, और हमें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, टिप्पणी से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, जॉली हिंदुस्तान के साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बनने के अंदर अपना योगदान दिया। आपसे हमें स्टैंप नहीं चाहिए, चलिए जॉली साहब, आपके वोट से मोदी साहब गुजरात में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार दोबारा जीत के नहीं आए। रंजन साहब, अगर कहीं आप जो बातें और 2014 में मुझे लगता है कि इनकी आपसी बहस जारी रहेगी। कांग्रेस से हम बात करते हैं। मुकेश नायक साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक साहब, ये कहा जा रहा है, यहाँ स्टूडियो में कहा जा रहा है, सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि ये सियासी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। अगर ये सियासी साजिश है तो फिर हमारी राजनीति कहाँ जा रही है? ये हम क्या देख रहे हैं? ये किस तरह का लोकतंत्र है? पैदा हुआ है इस देश में, वो कोई मैटर नहीं है, वो एकदम जो सवाल है तो सवाल है। देखिए, सियासी साजिश इसलिए कहा जा रहा है, इसके पीछे मोदी जी की पृष्ठभूमि और बीजेपी की पृष्ठभूमि है। ये पिछले 30 साल से धर्म को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं का शोषण कर रहे हैं, अलगाव की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, रक्तपात और हिंसा से इनका चोली दामन का साथ है। ये आधे देश को अपने देश का नागरिक ही नहीं मानते, तो बंदरों के हाथ में बगीचा कैसे दिया जा सकता है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, गांधी नेहरू फैमिली के गौरवशाली इतिहास को ये फैमिली ड्रामा बोलते हैं। अगर ये फैमिली ड्रामा बोलते हैं तो मुझे ये जानने का अधिकार है कि मोदी जी अपनी फैमिली के बारे में बताएं। अगर हम ये बातचीत शुरू कर देंगे तो राजनीति का स्तर नीचे आएगा, इसलिए हम इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि राजनीति का स्तर की जा रही थी, राजनीति के स्तर की आप बात करें, राजनीति का स्तर तो नीचा, आप पॉलिटिशियन ही गिरा रहे हैं। अलगाव होगा, संघर्ष होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। राजनीति का स्तर तो इन्हीं बयानों के चलते नीचा गिरता है ना, जो हम आज इस रैली में हुए धमाकों के बाद सुनते चले आ रहे हैं। कोई नया धमाका, आप बार बार एक चीजों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं। और 20 लोग भी मारे गए हैं, 20,000 लोग भी मारे गए हैं, 100 के करीब घायल लोग भी मारे गए हैं, मत करिए, 20,000 लोग मारे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आज जो मारे उसको तो पुलिस संवेदना दी गई है, बहुत बढ़िया। लेकिन 20,000 लोग जो मारे गए एक व्यक्ति के चलते, सुन रही है जनता। जब बाबरी मस्जिद के चलते इस हिंदुस्तान में 20,000 लोग से ऊपर मारे गए, जब आज तक। चलिए, रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए। रविदास मेहरोत्रा जी, जिस तरह की बातें हमें यहाँ स्टूडियो में सुनने को मिल रही हैं सियासी लोगों के मुंह से, और जैसी बयानबाजी हमने सुनी है इन बम विस्फोटों के बाद आज दिन भर, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या आप मानते हैं कि ये सियासी साजिश है, और जो जितने लोग वहाँ हताहत हुए, जो घायल हुए, वो कम है बाकी आज तक जितनी घटनाएं हुई है उससे कंपैरिजन में? देखिए, पटना में जो लोग घायल हुए हैं, अभी उनका खून भी सूखा नहीं है। आज इस समय नहीं है, आज समय इस बात करने का है कि जो लोगों ने कांड किया है उनको दंड मिले, उनको सजा मिले। इसकी जांच होने के बाद जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है,
आज प्रशंसा करने का समय है कि बिहार जनता जब 4 बार विस्फोट हुए तो पूरे मैदान से उन्होंने भागा नहीं, और भदल मस्ती तो और लोग मस्ते। इसलिए जो जनता बिहार की है वो बधाई की पात्र है। ये अलग बात है कि जो बिहार की जनता बधाई की पात्र है या ऐसी बातें हुई हैं, उन बातों के लिए बहुत समय है। चलिए, हमारे साथ एक मेहमान यहाँ जुड़े, उन्हें अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं नहीं चाहती कि वक्त खत्म होने से पहले वक्त खत्म हो जाए और उन्हें मौका न मिले। उदय सहाय हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स IPS ऑफिसर हैं। सहाय साहब, आपने तमाम सियासतदानों की बातें सुनी, जनता की बात सुनी, एक एक्स पुलिस अधिकारी के नाते आपको इस पूरी घटना के पीछे किस तरह की साजिश दिखती है? क्या ये आतंकी साजिश दिखती है, सियासी साजिश दिखती है? अभी सबसे हालांकि पहले जांच के नतीजे तो आ जाएंगे। जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि लगता है मैं गलत गली में आ गया, क्योंकि ये वो गली है जहां मैं देखता हूं दुष्यंत कुमार की एक शेर मुझे याद आया कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो कायदे कानून समझाने लगे हैं, कायदे कानून वो लोग समझा रहे हैं, उससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि फैक्ट्स पे हम जाएं। ये जो घटना पटना के आज इस रैली में बॉम्ब ब्लास्ट का हुआ, ये हिंदुस्तान की पहली घटना है। क्यों? इसको समझने की जरूरत है। ये पहली घटना इसलिए है कि इसके पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इतने बॉम्ब ब्लास्ट, रैली के पहले, सीरियल ब्लास्ट, रैली के दरमियान और रैली के बाद जिंदा बम बरामद हुए। पूरे हिंदुस्तान के एक इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा, जहां तक मुझे थोड़े बहुत हिस्ट्री का। राजीव गांधी एक बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें राजीव गांधी मारे गए, ये ब्लास्ट की बारिश, आत्मघाती हमला था। बोलने दीजिए। नहीं, बॉम्बे में और ब्लास्ट हुआ है रैली के समय। बोलने दीजिए प्लीज। या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। सर आपने नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट उसके बाद आप अपना सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की बात मैं कर रहा हूं। बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट सुन लीजिए सर, 3 बॉम्ब ब्लास्ट। मैं रैली की बात कर रहा हूं, या तो आप सुने, फैक्ट्स पे जाए। चलिए उदय जी, आप अपनी बात। नंबर 2, जिस तरह से इसकी गारलैंडिंग की गई, आप देखेंगे कि पटना एलिफेस्टन सिनेमा, पटना का एग्जीबिशन रोड, पटना का मौर्य होटल के सामने और विस्कोमान के सामने पूरे इस वेन्यू को ऑलमोस्ट एक गार्लैंड की तरह बॉम्ब से प्लांट कर दिया गया। और लास्ट बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट हुआ 200 मीटर वेन्यू के बिल्कुल बाहर। ये फैक्ट्स पे मैं जा रहा हूं, इस पे ओपिनियन नहीं है। अगर आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को देखें, रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और एक के बाद वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता ही जाता है। यानी आपके मुताबिक लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये प्री प्लान्ड था, वेल प्लान्ड था। नंबर 2, मैं आता हूं कि ये क्यों मेजर सिक्योरिटी फेलियर था। ये मेजर सिक्योरिटी फेलियर इसलिए है, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में है, इशू ये नहीं है कि इस घटना के बारे में IB ने शेयर किया है अपने सोर्सेस को कि IB का इनपुट था कि यहां पर इस तरह की घटना हो सकती है, जिसे मुख्यमंत्री नकार। सोर्सेज डिक्लेयर करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया में हैं और आप लोगों को भी के सोर्सेज हैं। देवर कॉन्क्रीट एविडेंस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। नाउ वेदर देयर वाज इंटेलिजेंस और नो इंटेलिजेंस फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसी, लोकल पुलिस इंतजाम क्या करती है? लोकल पुलिस इंतजाम करती है कि पूरे के पूरे जगह को इस तरह की रैली के जहां पर 3 लाख लोग, 1 लाख लोग, 50,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस पूरे के पूरे एरिया को सैनिटाइज करती है। और सैनिटाइज करने का बेसिक ड्रिल है कि गड्ढे हैं, गोबर के ये हैं, झाड़ हैं, झंखाड़ हैं, सब जगह वो मैनुअली और सब जगह एंटी एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस लगाकर देखती है। उसके बाद सैनिटाइज कर देती है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि क्यों ये सुरक्षा चूक है और कितने प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे पास लास्ट पॉइंट फटाफट बोल दीजिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक्स होम सेक्रेटरी का बयान आप ध्यान से सुन लें। शुरू में ही उन्होंने कहा इट्स अ प्रोफेशनल फेलियर। मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं। इट्स अ प्रोफेशनल फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। और अंतिम बात, कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट को भी इसकी भनक थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पहली बार एक चीफ मिनिस्टर के रैली में
वहां के एक बहुत सीनियर अधिकारी को ले जाया गया और वो एडवांस लिहाजा के लिए ले जाया गया। हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर दोनों ही तरह से अगर ये एक आतंकी साजिश है तो चुनावी रैलियों में इस तरह से आतंकी साजिश का इतने प्लान तरीके से कामयाब हो जाना वाकई एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और जल्द ही आम चुनाव भी होने वाले हैं। और अगर ये सियासी साजिश है, जैसा कि तमाम सियासतदान कह रहे हैं और लगातार दोपहर से कह रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, अगर ये सियासी साजिश है तो इससे खतरनाक बात, इससे शर्मनाक बात कोई इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। जनगण मन में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज।